माता की इतने जितने माता की भारत माता की जय बोलने में इतना संकोच तो नहीं होना चाहिए। दोनों भुजाएं उठा के भीतर से, केवल कंठ से नहीं, कहां से, दिल से एक बार भारत माता की जय का उद्घोष करेंगे। फिर 5-7 मिनट में अपनी बात करूंगा और देश की बात करूंगा, इसलिए भारत माता की जय से शुरू करना बेहतर है, उत्तम होगा। भारत माता की, भारत माता की। एक संशोधन और कर लेते हैं। जिस विषय पर मैं बोलने के लिए खड़ा हूं उसमें वन आता है 2 बार, वन नेशन वन इलेक्शन। और आपने जो भुजाएं खड़ी करी भारत माता की जय बोलते हुए, आपने उंगली कर दी, मतलब पंजे दिए खोल। अगर ये पंजे खुले रहते हैं तो ये अनेकता के प्रतीक है। ये उंगलियां खुली हुई, ये बिखराव की प्रतीक है। और मैं अक्सर यूं कहता हूं कि अगर सामने दुश्मन आ जाए और आप पर हमला कर दे तो शरीर में रिएक्शन तो करना है बचाव में, और रिएक्शन खुले हाथ से करोगे तो चोट किसको लगेगी? अपनी टूटेगी एक आधी, सामने वाले का कुछ नहीं होने वाला। और अगर प्रतिक्रिया शरीर, हाथ की, मुट्ठी की, पंजे की एकजुटता के साथ, मुष्टिका जिसको कहते हैं, मुट्ठी जिसको कहते हैं, उससे करेगा तो किसका नुकसान होने वाला है? शत्रु का, हमलावर का नुकसान होने वाला है। हम आप देश में, समाज में ये एकजुटता देखना चाहते हैं, लाना चाहते हैं, तो एक बार भारत माता की जय का उद्घोष भी खिले हुए मुखमंडल के साथ, जीते हुए लोग हो ना, खिले हुए मुखमंडल के साथ मुट्ठी भींच करके भारत माता की जय का उद्घोष कर दीजिए। भारत माता की, भारत माता की। बहुत हर्ष का, आनंद का, और कम से कम मेरे लिए एक व्यक्ति के नाते, एक शिक्षक के नाते ये बहुत गदगद करने वाला गौरवपूर्ण क्षण है कि सिरसा की जो संसद है, देश की संसद दिल्ली में बैठती है, सिरसा की संसद कहां है? एक पार्षद महोदय ने कहा हमारे पास बैठने की जगह नहीं है, वो दर्द अलग। लेकिन अभी जिस सभा में, जिस सदन में हम बैठे हैं, वो क्या है? वो सिरसा की संसद है। सिरसा की नवनिर्वाचित संसद के सदस्यों की पहली परिचयात्मक साधारण बैठक में मुझे भी हिस्सा लेने का मौका मिल रहा है। ये मेरे लिए गौरव का विषय भी है, आनंद का विषय भी है। एक और आनंद का विषय है जिसमें हम पहले हैं, जिसमें हरियाणा आगे है। कितनी पार्षद महिलाएं हैं? कितनी? लोकसभा में, विधानसभा में कितनी विधायक और सांसद चुन के आने वाले हैं अगले चुनाव में? 1/3 संख्या क्या होगी अभी तो परिसीमन होना ना, पता नहीं। लेकिन देश की संसद, उसमें महिलाओं की संख्या 1/3 होगी, विधानसभाओं में महिलाओं की संख्या 1/3 होगी। उससे बहुत पहले हम और आप हरियाणा के लोग ये गर्व के साथ कह सकते हैं कि हम उस प्रदेश के रहने वाले हैं जहां के स्थानीय निकायों में, पंचायती राज में विशेष रूप से, जहां हमने 50% आरक्षण कर दिया। मातृशक्ति की, महिलाओं की रिप्रेजेंटेशन विधानसभाओं से भी और लोकसभा से भी अधिक है। ये गर्व का विषय है। महिला पार्षद, उन्होंने जिस कॉन्फिडेंस के साथ, जिस आत्मविश्वास के साथ अपनी बात रखी, मेरे लिए वो केवल आपके सामने प्रशंसा करने का विषय नहीं है। प्रदेश भर में घूमता फिरता हूं, सब जगह जाता हूं, ग्राम सभाओं में भी बहुत बार हिस्सा लिया है और बहुत बार ये भी देखा है कि मिलने किसी से गए कि सरपंच कौन है, तो 1 घंटे बाद पता चलता है कि जिनके साथ आप घूम रहे थे वो नहीं, उनकी दादी सरपंच है, उनकी पत्नी सरपंच है, उनकी बहन जी सरपंच है, वहां से चले थे ना। लेकिन आज अच्छा दृश्य ये है कि हमारी ग्राम सभाओं में भी, हमारी परिषदों में, पालिकाओं में, निगमों में बराबर की हिस्सेदारी मातृशक्ति की है। ये स्थिति और बेहतर आने वाले दिनों में हो, इसकी कामना करते हुए मैं उस विषय पर सीधे तौर पर आता हूं जिसके लिए मैं आज आपके बीच में आया हूं। हम सब चुनकर आए हैं, लेकिन
देश में एक मसला ये भी है आज कि भाई बनाता है ये चुनाव जो शांति स्वरूप जी को चेयरमैन बनाता है, किसी को विधायक और सांसद बनाता है, ये चुनाव रोज क्यों आता है? ये चुनाव हर छठे महीने, तीसरे महीने, साल भर में कोई ना कोई चुनाव देश के सामने, प्रदेश के सामने आकर के खड़ा हो जाता है। उसके कारण समस्याएं खड़ी हो रही हैं। चुनाव लोकतंत्र में परम आवश्यक है, परम पवित्र है, सबसे जरूरी है। परंतु जब हर दिन चुनाव आता है, हर चौथे दिन चुनाव आ जाता है, हर छठे महीने कोई चुनाव आकर के खड़ा हो जाता है, तो स्थिति क्या पैदा होती है, क्या संकट आते हैं, आपको सब मालूम है। मैं हल्का हल्का उनको छू करके अपनी वाणी को विराम दूंगा और इस अनुरोध के साथ जाऊंगा कि सिरसा की ये संसद, सिरसा की नगर परिषद ये प्रस्ताव पारित करे, आज ही करे कि इस देश में चुनाव विधानसभाओं के और लोकसभा के कम से कम वो एक साथ होने चाहिए, क्योंकि हर दिन का जो चुनाव है वो बहुत बड़े संकट पैदा करता है। ये संकट आप सबके देखे हुए, भुगते हुए संकट हैं। क्या संकट है साहब? विधानसभा का चुनाव चल रहा, कोई भी चुनाव आता है तो सबसे पहला काम क्या होता है? चुनाव यानी आदर्श आचार संहिता का लगना, यही होता है ना। द मोमेंट इलेक्शन इज डिक्लेयर्ड, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वो ऑपरेशन में आ जाती है। जितने अधिकारी यहां बैठे हैं इनके पास क्या बहाना होता है? छठो जी और तो मॉडल कोड लग गई है, काम के लिए कहेंगे, काम के लिए जाएंगे, ठीक है, वो अपनी जगह, वो आदेश है। मॉडल कोड लगते ही विकास का पहिया चुनाव की प्रक्रिया के संपन्न होने तक लगभग सहम कर ठहर जाता है। जब तक नए लोग आते नहीं चुन करके, तब तक चुनाव की प्रक्रिया खत्म नहीं होती, आचार संहिता हटती नहीं, तब तक सारे काम रुक जाते हैं। केवल जो काम होने हैं वो नहीं रुकते, नई नीति बनाने की सोच खत्म हो जाती है। और संकट होता है कि चुनाव आ रहा है, मान लीजिए हर 6 महीने बाद कोई चुनाव है, 1 साल बाद कोई चुनाव है। सारे जानते, नीति निर्माता लोग यहाँ बैठे हैं। किसी भी राजनीतिक दल के दिमाग में क्या होता है? भाई साल पीछे चुनाव है, सारे काम दिमाग में चुनाव को रख के होने शुरू हो जाते हैं। कहीं लोग लालच भी देना होता है थोड़ा बहुत, अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए कुछ निर्णय सब लोग लेते, कोई भी राजनीतिक दल हो। तो जितनी ज्यादा बार, मल्टीपल टाइम चुनाव आएगा, उतनी बार विकास का पहिया रुकेगा। नीति निर्माण करने की प्रोसेस वो जमेगी, थमेगी और संकट पैदा करेगी। तो इस झमेले से इसलिए बचना जरूरी है कि विकास की प्रक्रिया रुकती है, पॉलिसी पैरालिसिस आकर के खड़ा हो जाता है। इसके अलावा जो बहुत बड़ा कारण है जिसके कारण हम यानी आप और हम और हमसे लेकर के सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक हम चाह रहे हैं कि देश में एक देश एक चुनाव की प्रक्रिया लागू हो। वो ये कि जितनी बार इलेक्शन होगा, विधानसभा का और लोकसभा की बात करते हैं फिलहाल, तो जितनी बार चुनाव होगा उतनी ही बार मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगेगी, उतनी ही बार हमारे अधिकारी केवल मॉडल कोड के कारण काम नहीं रोकेंगे, अभी तो इनकी ड्यूटीज भी लगेंगी। जितनी बार चुनाव होगा, जितनी अधिक बार होगा, मल्टीप्लिसिटी ऑफ इलेक्शंस होगा, उतनी देर स्कूलों के शिक्षक ड्यूटी पे, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ड्यूटी पे, हेल्थ डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स ड्यूटी पे, पब्लिक हेल्थ वाले जिससे नाराज हो रहे थे हमारे कई पार्षद, ये भी ड्यूटी पे। इनके पास भी माना कि एक रेगुलेशन ड्यूटी लग रही है। तो बार बार अनावश्यक रूप से चुनाव करने से कामकाज, दैनंदिन कामकाज, रूटीन का काम भी, वो देश का सरकारी मशीनरी का वो रुकता है। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है कि जितनी बार करेंगे उतनी बार खर्चा। लोकसभा का, विधानसभा का चुनाव एक साथ कराने पर इलेक्शन कमीशन का एक अनुमान है, मैं आंकड़ों में नहीं जाऊंगा, बहुत सारी बात लंबी हो सकती है, आपकी सिटिंग भी बहुत लंबी हो गई, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो खर्चा किसी एक चुनाव पर करता है, विधानसभा के और लोकसभा के, अगर उसको इकट्ठा कर दिया जाए तो एक मोटा अनुमान यह है कि वही काम आपने वोट डालना है, उन्हीं लोगों ने
केंद्र की सरकार चुननी है, उन्हीं ने राज्य की सरकार चुननी है, वही ईवीएम मशीन काम में आनी है, वही लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में रहकर कर्मचारी अधिकारी वो ड्यूटी पर जाने वाले हैं। वो काम अगर एक साथ कर दिया जाए तो 1/3 से कम तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का खर्चा हो जाएगा, और खर्चा होने का नहीं घटेगा, राजनीतिक दलों का भी घटेगा, कैंडिडेट्स का भी घटेगा। तो कुल मिलाकर चुनाव की पावन प्रक्रिया पर अनावश्यक खर्च जो होता है हम उसको समाप्त कर सकते हैं। जितना बचेगा वो कहां खर्च होगा, वो फिर इस सदन में बैठ करके आप उसका बजट बनाएंगे, विधानसभा में हमारे विधायक उसका नियोजन करेंगे, लोकसभा में, राज्यसभा में हमारे सांसद उसका नियोजन करेंगे, विकास के काम पर वो पैसा लग सकेगा। क्योंकि ये काम जटिल है पहली नजर में ना, इतना कितना कर लोगे जी, फैसला आपका, ऐलान आपने करना है, संकल्प आपने लेना है, मैं तो अर्जी लगाने और आवेदन करने आया था। अंतिम बात एक सुझाव के नाते मैं रख रहा हूं, शहर को कैसा बनाना है ये आप तय करने वाले अगले 5 साल। ये शहर चमके, ये शहर बदबू मारे, ये शहर हरा भरा हो या सूखा रूखा दिखे, ये तय करने की ताकत सिरसा की जनता ने आप 32 लोगों को सौंप दी है। आपकी टीम की मुखिया की अगुवाई में, शांति स्वरूप जी के नेतृत्व में आप इस शहर को चाहो जो बना सकते हो। मैं निजी तौर पर यह मानता हूं, मेरा एक सुझाव है कि देश में कई शहरों की ना अनूठी पहचान है। उदाहरण के तौर पर हरियाणा की राजधानी, उसको सिटी ब्यूटीफुल के नाम से सारी दुनिया जानती है, केवल हम नहीं जानते, दुनिया में उसकी पहचान है। और सिटी ब्यूटीफुल की जो सबसे खूबसूरत बात क्या लगती है कि इट इज अ ग्रीन सिटी। आपको आम के और दूसरे फलदार वृक्ष पुराने पुराने वहां पर सेक्टरों में मिल जाएंगे। आप घनघोर भयंकर तपती हुई गर्मी में भी चंडीगढ़ के कई सेक्टरों की सड़कों पर भीतर जाएंगे तो आपको लगेगा मैं आम के किसी भाग में आ गया हूं, आ गई हूं। ये कोई रेडीमेड हुआ क्या, ये अपने आप हुआ है क्या? चंडीगढ़ एक प्लान्ड सिटी है, उसका नक्शा बनाया गया, उसकी कल्पना की गई, डिजाइन किया गया, कहां कौन सा पेड़ लगेगा, कहां उपवन होगा, कहां बाग होगा, कहां पार्क होगा, बिल्डिंग्स किस नेचर की होंगी, इसकी बहुत मेटिकुलस प्लानिंग चंडीगढ़ के बनाते समय की गई थी। हम नया शहर तो नहीं बना रहे, लेकिन यह संकल्प ले सकते हैं कि आज अपनी पहली बैठक में नई परिषद की कि हम अपने शहर को भी एक अलग पहचान देंगे। अगर चंडीगढ़ की एक पहचान हो सकती है, कोपेनहेगन की कोई एक पहचान हो सकती है, तमिलनाडु उसकी केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, वो चंडीगढ़ से भी अगला एडवांस नाम है उसका, उसको एवरग्रीन सिटी कहते हैं। इफ चंडीगढ़ इज ग्रीन सिटी, तिरुवनंतपुरम इज नोन एज एवरग्रीन सिटी। तो क्या हम अपने सिरसा की भी कोई ऐसी पहचान कार्व आउट कर सकते हैं? क्या करोगे आपने देखना है। मेरा प्रस्ताव ये है कि मुस्कान और हरियाली को शहर की पहचान बना सको तो बनाओ। दोनों चीजों का टोटा है, दोनों की कमी सब जगह महसूस होती है। हरियाली नहीं है, मुस्कान घर में भी घट रही है, परिवार में भी घट रही है, मित्रों के बीच भी घट रही है, और पार्षदों के बीच भी कभी कभी जब गुस्सा आता है पब्लिक हेल्थ वालों पे या बिजली वालों पे तो मुस्कान घटती है। मैं इस अनुरोध के साथ अपनी वाणी को चेयरमैन साहब विराम दूंगा कि हरियाली और मुस्कान हो हमारे सिरसा की पहचान। आप इस स्लोगन के साथ आज की अपनी पहली बैठक में उठें, इसको विराम दें और कोशिश करें कि कुछ ऐसे कार्यक्रम चलाए जाएं अगले 5 साल के इस शहर के लोग हंसते दिखें, धक्के से हंसाने पड़े, चाहे गुदगुदी करके हंसाने पड़े, हंसने के बहाने ढूंढने पड़े, हर रोज का हास्य कवि सम्मेलन क्यों ना करने पड़े, माने कैसे करना है बाद में सोचेंगे, लेकिन ये शहर मुस्कान का शहर हो, ये शहर हरियाली का शहर हो, इसके लिए आप प्रयास करें। एक उदाहरण और इसमें चलते चलते दे दूं, केंद्रीय मंत्री शिवराज चौहान जी को अनेक लोग अलग अलग कारणों से जानते हैं, उनकी वो डिफरेंट सी पॉलिटिक्स करते, बहुत पॉपुलर व्यक्ति हैं, इतने दिन तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। उनकी दिनचर्या का एक हिस्सा है, मेरे मन में है, मेरी मान लोगे तो मजा आ जाएगा। शिवराज सिंह चौहान हर दिन कुछ भी हो उनके जीवन में, उनको कहीं भी जाना हो, कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, वे हर दिन एक पौधा जरूर लगाते।
एवरी डे, जब वो चीफ मिनिस्टर थे तब भी, आज वो केंद्र के मंत्री हैं तब भी, वो कहीं जाते हैं तब भी, घर में रहते हैं तब भी, हर दिन पौधारोपण कर सकते हैं। शहर को हरा भरा करने की शुरुआत सिरसा की ये परिषद, इसके अध्यक्ष, इसके पार्षद, यहाँ के स्थानीय सांसद वो इस बात से कर दें, बाकी देखी जाएगी कैसे हरा होगा शहर, कैसे मुस्कान से भरा होगा। मैं जैसे हर दिन नाश्ता करता ही हूं, हर दिन खाना खाता ही हूं, ब्रश तो करना ही होता है, नहाना तो होता ही है, उसी जिद के साथ, उसी जिजीविषा के साथ हर दिन एक पौधा लगाऊंगी। अगर ये आपने नियम बना लिया, देश में चर्चा होगी आपकी। और 5 साल में आप इतने पौधे लगा चुके होंगे कि आप कहोगे हमारे संकल्प के कारण हमारे शहर की हरियाली वो बढ़ी है, हमारा शहर मुस्कान वाला और हरा भरा शहर हो गया है। इस दिशा में भी आप विचार करें और आगे बढ़ेंगे तो मुझे लगेगा कि मेरा आपकी पहली सभा का साक्षी होना वो सफल हो गया। मुझे अवसर दिया अध्यक्ष महोदय, आपका हृदय से आभार। एक वचन ये कि सिरसा नगर की पालिका को, परिषद को धन की कमी तो आने नहीं देने के लिए सरकार के बारे में कह सकता हूं गारंटी के साथ, पिछले 10 वर्षों में सरकार ने स्थानीय निकायों को भी और ग्रामीण अंचल, मतलब जो हमारे पंचायती राज के निकाय हैं, हमने पैसे की कोई कमी आने नहीं दी। सदुपयोग कम ज्यादा कहीं हुआ होगा तो अलग है, सदुपयोग की तैयारी आप रखो, संसाधनों की तैयारी हरियाणा के मुस्कान को अपना प्रतीक चिन्ह बनाकर चलने वाले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी आने नहीं देंगे। मैंने मुस्कान शब्द वहीं से चुराया है। सुबह उठते हैं और शाम को 2 बजे भी सोते हैं, तो मुख्यमंत्री का चेहरे की क्या खूब खास बात है, हिज एवर स्माइलिंग फेस। तो वो मुस्कान हम पार्षदों के और हमारे अध्यक्ष के मुखमंडल पर भी छो भी आ रहा हो ना, आदरणीय शांति स्वरूप जी, आपका तो नाम ही शांति स्वरूप है तो मुस्कान स्वरूप आप हो जाएं, ये संकल्प आप लेकर के जाएंगे। आपने सुना इतनी देर तक,